हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट बेस हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है छठी से 12वीं कक्षा के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या दो चैप्टर के बाद आपसे कह दिया जाए इसका सब्सक्रिप्शन लो, कोई सा चार्ज पे करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मिलने वाला है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। चलो भाई, इसी बात के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम आपके लिए लेकर आए एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। इस चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं और ये चैप्टर आपके 10वीं कक्षा का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से आपके मार्क्स वाइज भी कहा जाए तो भी बहुत ज़्यादा मार्क्स के आते हैं, मतलब कि 6 से 8 नंबर के क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं। ठीक है, अब देख लो ये कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और साथ में नॉलेज के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन करेंगे ना जिसमें आपको लगेगा भाई ऐसा भी हो सकता है क्या, ऐसे भी क्वेश्चन हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं क्या। तो भाई बस कहते हैं ना, सेशन में बने रहिए, लाइक करते रहिए, मजा आता रहेगा, बस साथ में बने रहिएगा आखिरी तक। ठीक है, चलो भाई, इसमें सबसे पहले हम जानते हैं भाई क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो हम सबसे पहले चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले जानेंगे हमारे पास चैप्टर में है क्या क्या। तो चैप्टर में हमारे पढ़ने के लिए है दो चरों वाले रैखिक समीकरण के युग्म की भूमिका। भूमिका मतलब क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। भाई पहले हमने जिस चैप्टर को स्टार्ट किया है उसका मीनिंग तो पता होना चाहिए भाई, मेन पॉइंट है तो कि भाई जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका मीनिंग हमें पता होना चाहिए। मीनिंग क्या है भाई, अब देखो इसमें चीज़ें क्या क्या है, चर है, रैखिक है, समीकरण है, युग्म है, इन सबका मतलब पता होना चाहिए। तो पहले टॉपिक में हम जानेंगे कि जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, चैप्टर जो पढ़ रहे हैं मतलब हमें पता होना चाहिए। ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे भाई रैखिक समीकरण में संगत क्या होता है, असंगत क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट हम क्या पढ़ेंगे, दो चरों वाले रैखिक समीकरण के जो हल निकलेंगे, जो उसका सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। और सॉल्यूशन के अलग अलग विधियां हैं। कौन सी विधियां हैं, तो पहला है आलेखीय विधि, जिसे हम ग्राफिकल मेथड कहते हैं, मतलब जो ग्राफ के द्वारा बनाया जाता है, ग्राफ बनाया जाता है और उसके अंदर उसका हल निकाला जाता है, उसे हम कहते हैं आलेखीय विधि। डन, चलो भाई ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है बीज गणितीय विधि, जिसे हम कहते हैं अलजेब्रिकल मेथड भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर भी तीन आपके मेथड हैं। ठीक है, एक है प्रतिस्थापन विधि, एक है विलोपन विधि और एक है वज्र गुणन विधि है। ठीक है, इन तीनों विधियों को इसके अंदर देखेंगे। मतलब हम इस चैप्टर को बिल्कुल बारीकियों से करने वाले हैं, बिल्कुल बारीकियों से करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो भाई इसको स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं क्या चीज़ है। कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, याद रखना, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे और इससे बाहर क्या ही आएगा। भाई कहते हैं ना, कंसेप्ट समझ लो एक पावर की तरह है। अगर आपको कंसेप्ट पता है, यानी कि आपको अवधारणाएं, कॉन्सेप्ट पता है, चीज़ें होती क्या है, तो आप उसको तोड़ मरोड़ कर, यानी कि कहा जाए क्वेश्चन कैसे भी आता है, क्वेश्चन जरूरी नहीं जो हमारे बुक में वैसा ही क्वेश्चन है, उसको तोड़ मरोड़ के कैसा भी क्वेश्चन आता है। लेकिन अगर आपने कंसेप्ट को ढंग से क्लियर कर रखा है, अगर कॉन्सेप्ट को ढंग से क्लियर कर रखा है तो भाई कैसा भी क्वेश्चन दे दे, ठीक है ना, हम तो उसको कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमने बिल्कुल उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रखा है। तो भाई कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं छोड़ना और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। चलो भाई देखते हैं क्या चीज़ें इसके अंदर। तो सबसे पहले हम जानेंगे चैप्टर के बारे में। चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर के नाम में क्या है, चर है, रैखिक है, समीकरण है और युग्म है, इन सब का मतलब जानना होगा। तो सबसे पहले हम बात करें चर क्या होता है। चर होता है हमारा जिसे हम x मानते हैं, y मानते हैं, z मानते हैं, u मानते हैं, t मानते हैं, इस तरह से कुछ भी मान लेते हैं। ऐसी चीज़ें जिसको हम ये चीज़ें मानते हैं जिसका मान बदलता रहता है उसे हम चर कहते हैं। ठीक है, जिसका मान बदलता रहता है उसे चर कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि आप कहते हैं ना, नॉर्मली उससे याद कर सकते हो, जैसे कि गाय चरती है तो चरते चरते कहीं और चली जाती है। ठीक है, यानी क्या, उसने अपनी पोजीशन बदल दी, तो इसको भी ऐसे देख सकते हो। तो चर की मान क्या करें, मतलब इसमें क्या है, इसका मान जो चरता चला जाता है, यानी बदलता चला जाता है, बदल भी जाता है, इसलिए हम इसको चर कह सकते हैं। ओके, इंग्लिश में नाम है इसका वेरिएबल्स। वेरिएबल मतलब जिसका मान वेरी करता है, बदलता है। ठीक है, उसे वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है, चलो भाई, अब चर हमने पढ़ लिया तो अचर भी पता होना चाहिए। अचर क्या होता है? तो अचर वो होता है जिसका मान फिक्स होता है। ठीक है, इसको हम तो कहते हैं कांस्टेंट, यानी जिसका मान फिक्स होता है। जैसे कि कहा जाए 2 है, 4 है, -15 है, ए है, बी है। ए बी को भी हम मान लेते हैं, जब तक स्पेशली ना कहा जाए कि ए आपका चर है तब तक वो अचर में ही काउंट होता है, याद रखना। ठीक है, चलो अब यहाँ पर 2 है, 2 हमने माना, तो 2 को क्या है, 2 का मान अगर एक क्वेश्चन में 2 है तो दूसरे क्वेश्चन में भी 2 ही होगा। किसी और क्वेश्चन में 2 लिखा है तो 2 ही होगा। क्या 2 को हम कहीं 3 मान सकते हैं, कहीं 2.5 मान सकते हैं? नहीं, 2 तो भाई फिक्स है तो 2 ही रहेगा, 2 से ज़्यादा ना कम। ठीक है, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, चलो भाई तो यहाँ हम कह सकते हैं 2 एक क्या है, अचर संख्या है, फिक्स संख्या है। 4 भी फिक्स संख्या है,
15 -15 फिक्स किया क्योंकि इनका एक अपना मान है और वो अपने मान से नहीं हटेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका अचर संख्या। चलो भाई, चर हमने समझ लिया और अचर भी समझ लिया। उसके बाद रैखिक की बात करते हैं और समीकरण की बात करते हैं। अब रैखिक का मतलब क्या होता है? ऐसा आपका बहुपद, ठीक है, ऐसा बहुपद जैसे कह सकते हो ax प्लस में by लिख दिया मैंने, ठीक है, या फिर ax by की जगह मैं आसान भाषा में लिख देता हूँ 2x और 3y लिख दिया। ठीक है, अब इसकी घात कितनी है? ठीक है, अगर इसमें इसकी घात अधिकतम घात 1 होती है, मतलब इसमें अगर अधिकतम घात 1 होती है तो उसे कहा जाता है रैखिक। रैखिक का मतलब जिसकी घात 1 होती है, ठीक है, उसको रैखिक कहा जाता है। और ऐसा कथन जिसमें समानता दर्शाता हो, ठीक है, ऐसा कथन जिसमें समानता दर्शाता उसे समीकरण कहा जाता है। अगर इसके समान में कुछ भी चीज आ जाए तो ये पूरा एक समीकरण बन गया। ठीक है, ऐसा कथन जिसमें समानता दिखाया जाता है उसे समीकरण कहते हैं। ठीक है, ये एक कथन था जो कि रैखिक था, उसके समान में 5 आ गया तो ये आपकी बन गई रैखिक समीकरण। ये बन गया रैखिक समीकरण। और कितने चर हैं इसमें? 2 चर हैं। तो क्या कहा था? 2 चर। तो 2 चर वाला ये रैखिक समीकरण बन गया। डन। अब फाइनली आता है युग्म क्या है? तो युग्म का मतलब हो गया जोड़ा, यानी जोड़े मतलब पेयर, यानी 2 बनेंगे। अब 2 की बात करें, मैंने यहाँ लिखा 3x प्लस में 5y बराबर 7। ठीक है, एक समीकरण ये आ गई और एक समीकरण ये आ गई, 2 आ गए। इन दोनों के हिसाब से हम इसमें हल निकालेंगे, इसमें संगत असंगत करेंगे। ये चीज़ें किससे होगी? 2 समीकरण के अनुसार से होगी। तो हम युग्म के अनुसार ही चलेंगे सारा। ठीक है, जो हमारा युग्म है इसके अनुसार ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हमने बिल्कुल बेसिक तरीके से समझ लिया है कि भाई हमारे इस चैप्टर का मतलब क्या है। ओके, चलो भाई अब आते हैं इसके क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन को स्टार्टअप करते हैं क्वेश्चन पे कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, अच्छा, तो अभी थोड़ी सी चीज़ और बाकी है। क्या बाकी है? तो यहाँ हमारे पास बाकी है 2 चर वाले रैखिक समीकरण का एक डिफाइन क्या, डेफिनेशन, परिभाषा क्या हो रही है? तो वह समीकरण जो कि ax by c बराबर 0 के, मतलब इस तरीके से लिखा जाए, या फिर इस c को बराबर के उस तरफ लिखा जा सकता है, यानी बराबर के उधर भी हो सकता है, बराबर से पहले भी हो सकता है। ठीक है, चलो भाई, के रूप में रखा जा सकता है जहां a b c वास्तविक संख्या है। a b c क्या है? एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, जिसमें a b 0 नहीं हो सकता। क्यों भाई, क्यों 0 नहीं हो सकता? इसलिए 0 नहीं हो सकता कि अगर मैं a को 0 मान लूं, 0x और 0y लिख दें, तो क्या यहाँ पर 2 चर बचा? ये तो खत्म हो गया दोनों। अब दोनों खत्म हो गए तो 2 चर है कहाँ? तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण तो नहीं बनाइए। ठीक है, इसलिए a और b 0 नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। ठीक है ना? तो 2 चरों x और y में एक रैखिक समीकरण कहलाता है। यानी ये जो समीकरण है वो रैखिक समीकरण जब कहलाता है जब a b c वास्तविक संख्या हो और वो 0 ना हो। ठीक है ना, इस कंडीशन में। चलो भाई, इस चीज़ को भी हमने समझ लिया। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पर आता है हमारा उदाहरण नंबर 1। पहले हम उदाहरण नंबर 1 पे आते हैं, इसके अनुसार देखते हैं भाई क्या कहना चाह रहा है। तो इसमें लिखा है हम अनुच्छेद 3.1 में दिया गया उदाहरण लेते हैं। अब देखो, अनुच्छेद 3.1 में कुछ उदाहरण था, उसको मैंने यही टाइप करवा दिया है और यही देख लेते हैं भाई उदाहरण क्या था। तो उदाहरण में लिखा था भाई, अखिला मेले में 20 रुपये लेकर जाती है। कोई अखिला नाम की लड़की है, वो मेले में जाती है 20 रुपये लेके। चलो भाई, अच्छी बात है। और वह चरखी की सवारी करना चाहती है और हप्पू खेल खेलना चाहती है। मतलब 2 काम करना चाहती है, या फिर चरखी की सवारी करेगी या हप्पू खेल खेलना चाहेगी। ठीक है, चलो भाई, जितनी बार वह हप्पू खेल खेला उससे आधी बार उसने चरखी की सवारी की है। ठीक है, जितनी बार उसने हप्पू खेल खेला उससे आधी बार चरखी की सवारी की है। तो पहले इसमें हम मान लेते हैं। क्या मानेंगे? हल में आया माना है। ठीक है, क्या है? चरखी की सवारी है। चलो भाई, चरखी की सवारी, की संख्या। ठीक है भाई, चरखी की सवारी की संख्या की बात करते हैं। तो क्या होगी चरखी की सवारी की संख्या? तो इसको हमने मान लिया x है। x बार उसने चरखी की सवारी कर दी। ठीक है, और हप्पू जो खेल खेला है, तो सॉरी, हप्पू नहीं है, उपला खेल है। हप्पू सिंह याद आ गया, क्या बात है। उपला खेल, खेलने की संख्या, इसको हमने ले लिया y बार।
मतलब हम समझ लो कि चरखी उसने x बार खेली है और हुपला खेल जो है वो y बार खेला है। ठीक है, चलो भाई, उसके बाद हम देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। उसके बाद कहा है इसने, जितनी बार उसने हुपला खेल खेला उससे आधी बार उसने चरखी की सवारी की। तो उसने हुपला खेल x बार खेला और हुपला खेल y बार खेला और चरखी की सवारी x बार की है। ये हो गया। ठीक है, अब इसमें देखो पढ़ के हम डायरेक्टली वहाँ लिख देते हैं क्या चीज़, जितनी बार हुपला खेल खेला, हुपला खेल कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, जितनी बार हुपला खेल खेला उससे आधी बार चरखी की सवारी की है। अगर y बार हुपला खेल खेला है ना, तो y का आधा कर दो, उतनी बार चरखी की सवारी की है। ये कंडीशन आ गई हमारे पास। ठीक है भाई, ये तो हो गया। यदि प्रत्येक बार की सवारी के लिए उसे 3 रुपये, मतलब सवारी वाला जो गेम खेल रही थी ना वो, ठीक है, उसके लिए उसे 3 रुपये अदा करने पड़ रहे हैं। ठीक है, और हुपला खेल खेलने के लिए 4 रुपये अदा करने पड़ रहे हैं। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे कि उसने कितनी बार चरखी की सवारी की और कितनी बार हुपला खेल खेला, ये चीज़ कह रहा है भाई। ठीक है, जबकि उसने इसके लिए कुल 20 रुपये खर्च किए थे, उसने इसके लिए 20 रुपये खर्च किए थे। ठीक है भाई, इन स्थितियों को बीजगणितीय तथा ग्राफिक के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहली कंडीशन तो हमारी ये आ गई थी। ठीक है, इसको मैंने 2 से इधर गुना किया तो 2x आ गया और ये बराबर में y आ गया। ये आ गई पहली समीकरण। ठीक है, पहली समीकरण आ गई। दूसरे समीकरण में इसने ये कहा था कि भाई 3 रुपये ये है और 4 रुपये ये है। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि अगर वो 2 बार खेलती है, कौन सा वाला, चरखी की सवारी है ना, हाँ सवारी करती है, 2 बार सवारी करती है, तो कितने रुपए चार्ज होंगे। तो 2 बार के लिए आप क्या करोगे, 2 को 3 से गुना कर दोगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, 5 बार सवारी करती है तो 5 को 3 से गुना कर दोगे तो 15 रुपये हो जाएंगे। यानी जितनी बार सवारी करते हैं और उसको मूल्य से गुना कर देंगे तो टोटल मूल्य आ जाएगा। तो हमें पता है इसने x और y दोनों चीज़ें की हैं, x और y दोनों चीज़ें की हैं। तो x को हमने माना था सवारी, और सवारी 3 रुपये के हिसाब से था, मतलब 3x हो गया। ठीक है, y क्या था, y हमारा था हुपला खेल था और वो 4 रुपये के हिसाब से था, मतलब 4 रुपये कर दिया है। ठीक है, और बराबर में हमने लिख दिया क्या, 20 रुपये, यानी कुल खर्चा 20 रुपये हो रहा है। तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, यहाँ से खर्चे हो गए, टोटल रुपये 20 लग रहे हैं। 3 रुपये के हिसाब से हमारा सवारी की है और 4 रुपये के हिसाब से हुपला खेल के लिए। डन। तो ये समीकरण दूसरा हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं भाई, जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा है वैसे वैसे बनाते जाओ, चीज़ें आसान होती जाएगी। ओके, चलो भाई, इसके बाद हम करते हैं इसका, देखो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया है बीजगणितीय विधि, मतलब कि हमने बीजगणितीय दिखा दिया इसको। उसके बाद इसने कहा है ग्राफ के रूप में भी व्यक्त करना है। भाई बीजगणित के रूप में भी व्यक्त करना है, जो हमने कर दिया, अब ग्राफ के रूप में भी करना है। तो भाई ग्राफ लेते हैं, भाई ग्राफ पे आ जाते हैं। ओके, ठीक है भाई, यहाँ पर आ गया ग्राफ हमारा। इसके अंदर क्या चीज़ है, इक्वेशन जो हमारी समीकरण है उसको लिख लेते हैं यहाँ पर। तो क्या है, 2x बराबर में y है। इसका एक बॉक्स बना लेंगे, और ये बॉक्स कैसे बनता है वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एक बॉक्स बना लिया गया, ये x है और ये y है, ये बना दिया गया आपके पास। डन। ठीक है भाई, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें x का मान या y का मान रखेंगे और दूसरा मान निकलता जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ कहूँ x का मान मान लिया है 0, तो y कितना आएगा, तो y भी आ जाएगा, 2 गुने में 0 आएगा, यानी 0 आएगा। यानी x को 0 माना तो y भी 0 आ गया, ये चीज़ आ गई। डन भाई। दूसरे की बात करते हैं, अगर x का मान हमने 1 मान लिया, ठीक है, तो y कितना आएगा, तो y आएगा 2 गुने में 1, यानी 2 आएगा। यानी अगर x का मान 1 माना तो y 2 आ जाएगा। डन। तो इसका तुम्हारा इक्वेशन जो, मतलब इसका जो बॉक्स आया है वो ये आ गए हैं। देखो ये चैप्टर आपने 9वीं कक्षा में भी पढ़ा था, ये चैप्टर जो ग्राफ वाला है वो 9वीं कक्षा में पढ़ा था। जो आपका निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर था उसमें भी पढ़ा था। ठीक है, उसमें भी हमने बॉक्स बनाए थे और रेखा खींचना सीखा था, और उसी के अनुसार यहाँ पर है। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो साथ में बने रहिए, वो भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो भाई। तो पहला समीकरण को हमने सॉल्व किया और उसके अकॉर्डिंग बॉक्स बना लिया। दूसरे समीकरण की बात करें, 3x + 4y बराबर में 20 है, यानी कितना हो जाएगा, 3x + 4y बराबर में 20 है। ठीक है, यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्या आ रहा है, तो 3x को यहीं रखो, बराबर में 20 माइनस में 4y आएगा, और यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 20 माइनस में 4y और बटे में 3 आ रहा है, ये चीज़ आ गई। ठीक है,
चलो भाई, अब क्या करते हैं, इसका भी यहाँ बॉक्स बनाते हैं। एक्स और वाई हो गया, इसका भी बॉक्स हो गया। अब यहाँ पर इसका मान रखते हैं, क्या मान रखें, तो भाई ऐसा मान रखते हैं जिससे पॉइंट में ना आए, पॉइंट में आने से ग्राफ में दिखाने में थोड़ी दिक्कतें होती हैं, ठीक है। तो ऐसा मान रखते हैं जिसमें पॉइंट में ना आए। तो अगर मैं इसमें 0 रखता हूँ तो 20/3 पॉइंट में आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं y का मान 2 रख लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, y का मान 2 रखते ही हम कह सकते हैं 20 माइनस में 4 गुने में 2/3, यानी 20 माइनस में 8/2, यानी 12/2 नहीं 3 है, 3 आ गया, 3 चौक 12, 4 आ गया। यानी हम देख रहे हैं अगर y का मान 2 रखा तो x का मान 4 आ गया, ठीक है। देखो ये जो कैलकुलेशन है ये आपको रफ पेज में करनी है, ठीक है। आपका मेनली ये होता है देखने के लिए, ठीक है। चलो भाई इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये मिटा देते हैं इसको, ठीक है भाई, ये मिट गया हमारा, पहला वाला हमने मिटा दिया है। दूसरे वाले की बात करते हैं, अब क्या इसमें ले, वैल्यू क्या लें। अब मैं इसमें ले लेता हूँ y की जगह, देखो हमें ऐसी संख्या लेनी जैसे मैंने बताया कि भाई कटना चाहिए, तो कटेगा कब, 3 के पहाड़े में आना चाहिए। तो 3 के पहाड़े में एक तो 12 आ गया, 20 से के नीचे क्या 12 आ गया, और कहीं कटेगा जो 4 से घटने पे आ जाए तो नहीं। तो 20 के बाद कौन सा आता है 3 के पहाड़े में, जो 4 से कट जाए, तो 3 8 24, 24 आ रहा है। 24 कैसे लाया जाए, तो y का मान अगर मैं -1 रख दूँ, यानी अब हमने रखा क्या, y का मान रख दिया है -1, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बचा 24/3 और 3 8 24, यानी 8 आ गया। यानी अगर y का मान -1 रखा तो ये आ गया है 8। डन, ये चीज़ आ गई है। चलो भाई 2 चीज़ें आ गई हैं हमारे पास, इस पर समीकरण लिख देता हूँ मैं, 3x + में 4y = 20, ये चीज़ आ गई है, ठीक है। दोनों अलग अलग समीकरण के अलग अलग बॉक्सेस बन चुके हैं। अब इसके अनुसार हम इसका ग्राफ बनाएंगे। चलो भाई ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ कैसा बनेगा, तो ग्राफ की बात करता हूँ मैं, हाँ जी। तो आपको पता है ग्राफ में ये हमारा y अक्ष होता है, और इसकी बात करें ये x अक्ष हो जाएगा, ठीक है। ये हमने यहाँ पर एरो बना दिया, और यहाँ पर होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। ये हमारा x का था, और इधर आएगा x' यानी नेगेटिव में -1 -2 -3 और -4, ये आ गया हमारे पास। डन, ठीक है। ऊपर की बात करें तो यहाँ पर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 आ गया, और नीचे की बात करें तो ये भी माइनस में आएगा, -1 -2 -3, ये आ गया y' और ये आ गया y। यानी हमें पता है ग्राफ जो कैसा होता है भाई, एक होता है x अक्ष और एक होता है y अक्ष। उसमें x अक्ष इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव माइनस होता है, ऊपर पॉजिटिव होता है प्लस होता है, और नीचे नेगेटिव होता है ऋणात्मक होता है नेगेटिव, ठीक है। चलो भाई अब हमारे पास जो बॉक्सेस है इसके अनुसार हम रेखा खींचेंगे, ठीक है। कैसे रेखा खींचेंगे, तो हम देखते हैं भाई इसके अंदर, तो पहला है 0 0, यानी हमने पॉइंट रखा कहाँ पर, ये रख दिया 0 0, ठीक है। तो ये हमने रखा भाई 0 0, एक पॉइंट आ गया, ओके। दूसरे की बात करें x1 y2, x1 y2 मतलब यहाँ पॉइंट आ गया, x यहाँ से 1 चला और y और ऊपर की तरफ 2 चला। देखो x1 1 चला, y2 मतलब ऊपर जाएगा 2 चला, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 1 और 2 आ गया। डन भाई, अब हम क्या करेंगे, इसकी रेखा खींच देंगे। रेखा कैसे खींचेगी, रेखा भाई इसको ज्वाइंट कर दो, ठीक है। ये हमारी रेखा खींच गई, ठीक है भाई। यहाँ हमारी रेखा खींच चुकी है। देखो पहला काम क्या करना है, जो 2 बिंदु दिए हैं उन दोनों बिंदु को यहाँ पे रखा, ठीक है। उसके बाद उन दोनों बिंदुओं को मिला के एक रेखा खींच दी है, और रेखा खींचने के बाद रेखा पर समीकरण का नाम क्या था, 2x = y, ये समीकरण का नाम लिख दिया, एक बात हो गई, ठीक है। दूसरी बात ये जो है इसको भी डिनोट करते हैं, इसको भी दर्शाते हैं। तो ये कैसे दर्शाया जाएगा, तो यहाँ पर देख रहे हैं x4 है y2 है, तो x4 गया और y2 गया, ये पॉइंट आ गया, ठीक है भाई। x4 y2, ठीक है। उसके बाद क्या है, x 8 है और y -1 है, x पे गए 8 पे और y -1, माइनस का है नीचे है तो नीचे जाएगा, यहाँ से 8 गया और नीचे -1 ये चला गया,
ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हैं 8 और -1 आ रहा है, ये आ गया। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाया जाएगा, ठीक है, इन दोनों पॉइंट को जब मिलाया जाएगा तो कैसे मिलेगी ये रेखा, ये जा रही है आपके पास, और यहाँ से बात करें ये आ गया हमारे पास, डन, ठीक है। अब इस रेखा पर भी इसका समीकरण क्या है, 3x प्लस में 4y और बराबर में 20, ठीक है, ये चीज़ आ गया हमारे पास। भाई इस रेखा का नाम आ गया 3x प्लस 4y बराबर में 20, इसका आ गया 2x बराबर में y। तो यहाँ पर याद रखना ग्राफ बनता कैसे, एक एक पॉइंट को बिल्कुल ऐसे ही करना है। क्या करना है कि हमारे पास x अक्ष और y अक्ष को पहले बनाना है, x ये हो गया, y ये हो गया, इसमें एरो होना जरूरी है, x और x डैश y और y डैश लिखना जरूरी है। उसके बाद जब हमने ये पॉइंट दर्शाए हैं, इसके अनुसार वो पॉइंट बनाया, उसके अनुसार रेखा खींची, और रेखा खींचने के बाद रेखा पर दोनों तरफ एरो लगाना जरूरी है, क्योंकि रेखा क्या होती है, दोनों तरफ से बढ़ती जाती है, ठीक है, तो एरो लगाना जरूरी है। उसके बाद जो बिंदु हैं वो अलग से बिल्कुल दिखने चाहिए वहाँ पे, ठीक है, जैसे आप पेंसिल से बनाते हो तो उसको डार्क कर देना है उसको, ठीक है, सही से डार्क करना चाहिए कि वो दिखे स्पेशली, ओके। और उसके बाद ये चीज़ हमारे पास है, और इसमें जब भी हम ये लिखते हैं, कोई भी बिंदु लिखते हैं, निर्देशांक लिखते हैं, तो उसको हमेशा पहले x लिखा जाता है और फिर y लिखा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, पहले x और फिर y ये होना चाहिए, ठीक है। और इन रेखाओं पर इनके समीकरण लिखना जरूरी है। तो यहाँ पर अब ये क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, ओके। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या चीज़ है, ये पूरी एक स्टेटमेंट थी, पूरा लिखा हुआ है, इसमें से हमें समीकरण बनानी आनी चाहिए, और उसके लिए क्या है, प्रैक्टिस है। आप जब जस्ट पढ़ते जाओ, जो कह रहा है वो करते जाओ, और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करते जाओगे तो समझ में आता जाएगा, ठीक है। चलो भाई, तो यहाँ पर क्या चीज़ है, हम एक 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 बारीकियों से कंसेप्ट लेके चलेंगे कि हमारा कहते हैं ना, आधा नंबर भी नहीं कटना चाहिए कहीं में, ठीक है ना। हर चीज़ जो करें बिल्कुल परफेक्ट हो, ठीक है, जो करें बिल्कुल परफेक्ट हो, गलती की गुंजाइश ही ना हो, ओके। चलो भाई, हम करते हैं इरेज और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ लिखा है रोमाली एक स्टेशनरी की दुकान पर गई, रोमाली है वो स्टेशनरी दुकान में चली गई, ठीक है, मान लिया, और 9 रुपये में 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ खरीद लिए। 9 रुपये लेके गई और 9 रुपये में उसने खरीदा है 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीद लिया, चलो भी बढ़िया बात है। उसकी सहेली सोनाली ने रोमाली के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी और उसने 18 रुपये लेके गई वो, ठीक है, और उसी तरह के 4 पेंसिल और 6 रबड़ और खरीद लिए उसने, चलो भाई अच्छी बात है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय मतलब ज्यामितीय रूप में दर्शाना है, ठीक है, चलो भाई दर्शा लेते हैं इसको। तो आते हैं हल में, ठीक है भाई। इसमें क्या चीज़ है, यहाँ पर माना मैंने, माना क्या चीज़ भाई, इसमें क्या क्या हो रहा है, 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदा गया है, तो पेंसिल की कुछ कीमत रही होगी और रबड़ की कुछ कीमत रही होगी, तभी तो उनको जोड़ के टोटल 9 रुपये आया गया होगा। तो हम मान रहे हैं कि माना पेंसिल जो है, पेंसिल की कीमत जो है, पेंसिल की कीमत है ₹X मान लिया, ठीक है भाई, पेंसिल की कीमत x मान ली। उसी के बाद पेंसिल के बाद हम देखते हैं रबड़, रबड़ की कीमत इसको मान लिया रुपीज़ में y, भाई रबड़ को हमने y मान लिया और पेंसिल को x मान लिया, डन। चलो भाई ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को हम सॉल्व करते जाएंगे। क्या कह रहा है ये, इसने कहा 9 रुपये में 2 पेंसिल और 3 रबड़, भाई पेंसिल क्या है x, मतलब 2x हो गया, रबड़ क्या है y, तो 3y हो गया, क्योंकि 3 ही रबड़ खरीदी थी, और कुल मिला के 9 रुपये खर्च कर रहे थे, ठीक है। इसकी सहेली गई, उसने 4 पेंसिल खरीद ली, भाई बड़े आदमी बड़ी बात, 18 रुपये लेके गए थे, ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा खरीदेंगे, तो ठीक है भाई 4x हो गया, ठीक है, 4 पेंसिल खरीद लिए और 6 रबड़ खरीद लिए, ठीक है भाई 6 रबड़ खरीद लिए, और बराबर में कितना आ रहा है, 18 रुपये लगे, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब ये चीज़ आ गई है, अब इसका हमें क्या करना है, पहले बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है, तो हमने रूप में व्यक्त कर दिया, पहला मुद्दा खत्म। दूसरी बात है ग्राफीय मतलब ज्यामितीय रूप में दर्शाना है, मतलब इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो इसका ग्राफ बनाते हैं। तो इसको ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले इसके बॉक्स बनाने में जरूरी है,
कि पहले इसका बॉक्स बन जाए फिर ग्राफ बनाते रहेंगे। ठीक है, तो भाई चलते हैं पहले बॉक्स बनाते हैं इसका। तो यहाँ पहले ही बात करता हूँ मैं 2x प्लस में 3y और बराबर में 9। ठीक है, यहाँ 2x को यहीं रखा और 3y को दूसरी तरफ भेज दिया। ठीक है, और x का मान कितना हो गया 9 माइनस में 3y बटे में 2 हो गया, ये चीज़ आ गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें y का मान कुछ रखते हैं, जैसे कि मैंने एक बॉक्स बना लिया है, यहीं पर बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बॉक्स बना लिया हमने। अब बॉक्स में क्या चीज़ है, y का मान मैं कुछ भी रखता हूँ, कुछ भी क्या रखें, कुछ भी रख सकते हैं, 0 1 2 3 4, लेकिन याद रखना जैसा मैंने बताया था ऐसा मान रखना है कि पॉइंट में ना आए। ठीक है, अगर मैं यहाँ 0 रखता हूँ तो 9/2 आएगा, पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ तो 9 में से 3 गया, 6 बचा, 6/2 कट जाता है। यानी अगर मैं y का मान 1 रखता हूँ तो x का मान क्या होगा, 9 माइनस में 3 गुने में 1/2, यानी 6/2, और ये कट के आ जाएगा 3, यानी 1 रखा तो 3 आया। ठीक है, चलो भाई ये कर दिया हमने, ये हमारा रफ का पार्ट था इसलिए मैंने मिटा दिया इसे। अब हम क्या रखते हैं भाई, क्या रखें, 1 में हो गया, अगर मैं इसमें 2 रखता हूँ तो 6, 9 में से 6 गया, 3 बचेगा, फिर भी 3/2 तो नहीं कटेगा। अब उसके बाद हम रखते हैं 3 रख लेते हैं, तो भाई 3 रख लेते हैं। y का मान जैसे ही आप 3 रखोगे तो ये हो जाएगा 9 माइनस में 9/2, यानी 0 आ गया। यानी अगर मैंने y का मान 3 रखा तो ये 0 आ गया। ठीक है, y का मान 3 रखा तो x 0 आ गया। डन। चलो भाई एक बॉक्स हमारा बन चुका है, किसका, 2x प्लस में 3y बराबर में 9 का, ये बॉक्स बन चुका है। ठीक है, दूसरे बॉक्स की बात करें तो इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर हमें दे रखा है क्या, ये दे रखा है भाई दूसरे समीकरण में 4x। देखो इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या, यहीं पे देख लेते हो, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन आ रहा है, तो हम इसमें कह सकते हैं समीकरण 1 था और ये 2 था। ठीक है, ये हमारा क्या था, समीकरण 1 में। ठीक है भाई, समीकरण 1 में की बात करते हैं तो ये आ गया हमारे पास। समीकरण 2 से बात करते हैं तो क्या होगा, 2 में, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं इसमें से 2 कॉमन हो रहा है। ठीक है, तो हमने 2 कॉमन ले लिया और ये बच गया 2x प्लस में 3y बराबर में 18 आ गया। अब 2 से अगर मैं काटूँ तो ये 9 पे कट जाएगा। अब ये आ गया 2x प्लस में 3y बराबर में 9। अरे वाह, ये तो ऊपर वाले की तरह सेम हो गया, ऊपर जो था वही नीचे हो गया, सेम हो गया। अब अगर ये सेम हो गया तो ग्राफ भी सेम बनेगा, इसका बॉक्स भी सेम बनेगा। यानी मैं कहूँ तो इसका बॉक्स भी बनाना चाहें तो सेम टू सेम उतार लो, चिटिंग कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्स वाई लिखा, 3 1 0 3 लिख दिया, बात खत्म। ठीक है, चलो भाई अब इसको हम बनाएंगे ग्राफ में। चलो भाई ग्राफ बनाते हैं। तो हमारे पास था क्या, 2x प्लस में 3y बराबर 9। 2x, इसको हमने लिखा 2x प्लस में 3y बराबर में 9, और इसका जो बॉक्स हमने बनाया हुआ था x और y, और इसमें कितना रखा है 3 1 0 3, 3 1 0 3, ये बॉक्स आ गया हमारे पास। अब इसको हम आते हैं हल करने पे। तो यहाँ पर आ रहा है हमारे पास अरे चीटिंग कर रहा है तो ठीक है, अब ठीक हो गया। ओके, तो यहाँ पर क्या चीज़ है, हमने इसको भी मिटा देते हैं भाई, ये क्या है, हाँ ये आ गया, ये हमने ग्राफ बनाया। ओके, अब ग्राफ में ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ये आ गया 1 2 3 4 5 आ गया। इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 आ गया। इधर आएगा -1 -2 -3, इधर आएगा -1 -2 -3, यहाँ पर x आ गया और ये x डैश आ गया, y आ गया और ये y डैश आ गया, ये पॉइंट्स आ गए। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पर रखते हैं तो x 3 है, y 1 है, x 3 और y 1, x 3 बढ़े फिर y 1 ऊपर बढ़ गए, तो ये पॉइंट आ गया। ठीक है भाई, 3 और 1 आ गया।
उसके बाद क्या है, x 0 है और y 3 है, ठीक है, x 0 है और मतलब x पे नहीं बढ़े तो 0 ही है और y 3 है, मतलब ये पॉइंट आ गया, ठीक है। तो ये आपका आ गया 0 और 3 आ गया। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला देना है, तो भाई मिला देते हैं। ये चली गई लाइन, और इधर की बात करें, ये लाइन चली गई, ठीक है। अब ये रेखा जो खिंच गई है, अब देखो ये रेखा इसकी और इसकी दोनों की तो सेम रेखा बनी है ना, तो सेम रेखा बनी है तो सेम ही आ गया। तो मैं लिख सकता हूँ ये समीकरण क्या है, 2x प्लस में 3y बराबर में 9 है। और इसी को लिख सकते हैं क्या, 4x प्लस में 6y बराबर में 18, क्योंकि उसकी भी यही समीकरण थी, इसकी भी यही समीकरण थी। जब दोनों सेम समीकरण हैं तो भाई ग्राफ तो सेम ही बनेगा, ठीक है। तो ग्राफ सेम बन गया और यही इसका आंसर हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। चलो भाई, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दो रेल पटरियां समीकरण x प्लस 2y माइनस 4 बराबर में 0, ये चीज़ें, ठीक है, और 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर में 0 है, ठीक है, द्वारा निरूपित की गई इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में मतलब ग्राफ के रूप में दर्शाना है, ठीक है। तो इनके बॉक्सेस बना लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम चलते जाएंगे, ठीक है। तो इसमें आते हैं हल में, सबसे पहला x प्लस में 2y माइनस 4 बराबर में 0, यहाँ से x का मान निकाले तो ये उस साइड जाएगा, तो 4 माइनस 2y आएगा, ठीक है। इसका यहाँ पर बॉक्स बनाया गया x और y, ठीक है। y का मान कुछ भी रख देते हैं, क्या रखें, y का मान पहले रखा हमने 0, अगर y का मान 0 रखता हूँ तो 4 में से 0 गया तो 4 ही बचेगा, x 4 बचेगा। अगर y का मान मैं 1 रख देता हूँ, ठीक है, या फिर 2 रख देता हूँ, y का मान मैंने 2 रख दिया तो 2 दूनी 4, 4 में से 4 गया 0, तो यहाँ पर ये आ गया। तो पहले समीकरण से का तो ये पॉइंट आ गया, ठीक है। दूसरे की बात करते हैं तो यहाँ आ रहा है 2x प्लस में 4y माइनस 12 बराबर में 0 है, ठीक है। इसमें से 2 कॉमन आ रहा है पूरे में से, ठीक है, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, बचा क्या, x प्लस में 2y माइनस में 6 बराबर में 0, और ये 2 उस साइड जाके 0 ही हो जाएगा, 2 0 के नीचे जाके 0 ही हो जाएगा। अब यहाँ से मैं कह सकता हूँ ये बचा है हमारे पास x प्लस 2y माइनस 6 बराबर 0, और यहाँ से x का मान कितना उसको उधर भेजेंगे, 6 माइनस में 2y आ गया, ठीक है। इसका भी बॉक्स बनाया हमने, x और y, ठीक है। y का मान अब क्या रखें, तो y का मान हमने लिखा 0, ठीक है। y का मान 0 तो x का मान 6 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं y की जगह 3 रख दूँ तो 2 3 6 हो रहा है ना, तो अगर y का मान 3 रखा तो x भी 0 आ गया, ये आ गया। तो 2 हमारे पास आ चुके हैं बॉक्सेस, 2 अलग अलग समीकरण के। इसका हम ग्राफ बनाते हैं। तो पहला क्या है हमारे पास, x प्लस 2y माइनस 4, x प्लस 2y माइनस 4 बराबर में 0, इसका बॉक्स आया है हमारे पास 4 0 0 2, 4 0 0 2, ये हमारा x और y आ गया, ठीक है। दूसरा हमारे पास समीकरण है क्या, 2x प्लस 4y माइनस 12, 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0, इसका बॉक्स हमारे पास आया है, ये हमारे पास है 6 0 0 3, 6 0 0 3, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इसका हम ग्राफ बना लेते हैं। अब ग्राफ कैसे बनेगा, तो ग्राफ की बात करें तो ये हमने लिया ब्लैक पेन, और ये हो गया, ठीक है। ये हमने एरो भी लगा दिए इसके, और यहाँ पर हमें बताया 1 2 ऐसे आएगा, 4 5 6 7 आ गया। ऊपर की बात करें 1 2 3 4 5 और 6 आ गया। इस साइड क्या होगा, -1 -2 -3 आएगा, इधर 1 2 और 3 आएगा, ये चीज़ आ गई, डन। चलो भाई ठीक है। अब इसमें हम देख रहे हैं भाई जो जो पॉइंट है उसको हम दिखाते जाते हैं, दर्शाते जाते हैं। तो पॉइंट के अनुसार क्या हो रहा है, x 4 y 0, तो x को रखा 4 y 0, x पे 4 बढ़े y पे बढ़े ही नहीं, तो यही पॉइंट आएगा, ठीक है। चलो भाई दूसरा यहाँ पे पॉइंट लिख देता हूँ, x 4 और y 0 आ गया। अब दूसरा पॉइंट क्या, x 0 और y 2,
यानी कि एक्स पे नहीं बढ़े, वाई पे बढ़े हैं, तो वाई पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो ये आ गया 0 और 2। ठीक है, इस रेखा को हम मिला देते हैं, तो इस रेखा को मिलाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये कुछ आ जाएगा। ये आ गया, ये आ गया। ठीक है, ये हमारी रेखा खींच चुकी है पहले वाली, और इस समीकरण का नाम क्या है, तो इसका है x प्लस में 2y माइनस 4 बराबर में 0। ठीक है, ये समीकरण पहली वाली होगी। अब दूसरी समीकरण की बात करते हैं, तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो हम देख पा रहे हैं x 6 और y 0, x 6 और y 0, x पे 6 गए, y पे गए ही नहीं, मतलब ये आ गया पॉइंट। ये कितना आ गया, 6 और 0 आ गया। ठीक है, ये आ गया। इस 4 और 0 को थोड़ा सा इधर रख देता हूँ, ये पॉइंट है हमारे पास 4 और 0, ये 4 0 इस पॉइंट का है। ओके, चलो भाई, अब इसके बाद x 0 है और y 3 है, x 0 और y 3 मतलब पॉइंट कहाँ जा रहा है, तो ये यहाँ पर आ रहा है, ये बिंदु दोनों एक साथ हो जाएंगे, इसको थोड़ा अलग लिख देते हैं, ये आ रहा है 0 और 2 आ रहा है, और ये बिंदु हमारा क्या था, x 0 और y 3 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 0 और 3 आ गया। ठीक है भाई, अब इन रेखाओं को मिला देते हैं, तो मिलेगा कैसे, तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये गया, और यहीं से इसको हम लेते हुए चले जाते हैं, तो ये इस तरह चला जाएगा। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर ये रेखा बन गई हमारी, और इस रेखा के समीकरण क्या है, तो इसकी हमारे पास है 2x प्लस में 4y और माइनस में 12 बराबर में 0, ये आ गया। हम यहाँ देख सकते हैं दोनों रेखाएं समांतर आ रही है, आ रही समांतर, तो भाई दोनों रेखाएं समांतर है, क्योंकि क्या था, रेल की पटरी थी, पटरी तो समांतर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका निकल चुका है क्वेश्चन, जैसे कि लिखा था रेल की पटरियाँ हैं तो समांतर आपको मिलेगी मिलेगी। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है, और ये भी इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहाँ क्या है, प्रश्नावली 3.1 हम यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्या चीज़ क्वेश्चन है, किस तरह के क्वेश्चन है, वो चीज़ देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ लिखा है भाई, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब जो है अपनी पुत्री से कहता है, क्या कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो भाई आफ्ताब और उसकी पुत्री की उम्र को कुछ मान लेते हैं। ठीक है, तो भाई पहले हम इसमें हल में आते हैं, माना आफ्ताब की आयु, आफ्ताब है उसकी आयु को मान लेते हैं, कितना माना हमने, तो इसको मान लेते हैं भाई x मान लिया, आफ्ताब की आयु को x मान लिया, और आफ्ताब की जो पुत्री है, ठीक है, पुत्री है, उसकी आयु को मान लिया गया है y। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 7 वर्ष पूर्व, अब 7 साल पहले की बात क्या रही होगी भाई, अभी अगर ये x क्या है तो 7 साल पहले कितने का होगा, तो बोले सर पता नहीं क्या भाई, अभी अगर आप 15 साल के हो तो 7 साल पहले कितने के होगे, तो 7 साल पहले 8 साल के हो जाओगे। यही हो, कैसे पता चला, तो आपने 7 को घटा दिया। वैसे ही इसके साथ भी वही करना है, इसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी, वही चीज़ चलेगा, x में से भी 7 ही घटाएंगे। तो इसमें क्या है, x और y लिखा, भाई ये आफ्ताब है, ये उसकी पुत्री है, 7 वर्ष पुरानी बात है, तो दोनों की आयु में 7 वर्ष तो घटेगा ही घटेगा। ठीक है, चलो भाई, इसने बोला है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुने आयु का था, मतलब आफ्ताब जो है अपनी बेटी से 7 वर्ष पूर्व 7 गुने आयु का था, मतलब बराबर में मुझे इसके साथ 7 को गुना करना पड़ेगा, तब जाके आयु निकलेगी, मतलब इनका रिलेशन निकलेगा। अब यहाँ देखते हैं क्या आ रहा है, x माइनस में 7 बराबर में 7y माइनस में 49 आ गया। इसको उठाकर 7 को उठा के उधर भेज देते हैं, तो ये कितना आ गया, 7y और -7 इधर जाके प्लस हो जाएगा, और प्लस इसके साथ जुड़ता है तो क्या हो जाएगा, 42 आ जाएगा भाई, +7 और -49 मिलकर कितना होगा, -42 आएगा, लिख दिया हमने। ये हमारी आ गई पहली समीकरण। ठीक है, जैसा कि इसने कहा था। अब देखते हैं भाई दूसरा क्या कह रहा है, अब से 3 वर्ष बाद की बात है, फिर से भाई x लिखा और y लिखा, अब से 3 वर्ष बाद कितने के हो जाएंगे, 3 साल जुड़ जाएगा भाई, अब से 3 वर्ष बाद 3 साल जुड़ जाते हैं। ठीक है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुने का रह जाऊंगा, यानी अब जब आफ्ताब जो है 3 वर्ष बाद 3 गुने का रह गया। ठीक है, ये चीज़ आ गई है, डन। चलो भाई, इसको जब अंदर हमने गुना किया तो 3y
प्लस में 9 आ गया और यहाँ आ गया x प्लस में 3। इस 3 को उठा के उधर भेजेंगे तो x का मान कितना आ रहा है, 3 को उधर भेजा तो 3y प्लस में, देखो 3 उधर जाके घट जाएगा, 9 में से 3 गया 6 बचा, तो ये 6 आ गया। डन। तो यहाँ पर हमने इसको दूसरा समीकरण देख लिया। ठीक है, अब यहाँ इसको हमने पहले समीकरण दूसरे समीकरण यानी कि बीजगणितीय विधि में दर्शा दिया इसको। अब इसको क्या करना है, ग्राफीय रूप में दर्शाना है। अब ग्राफ बनाओ इसका, तो भाई ग्राफ बनाएंगे तो इसके बॉक्सेस होने चाहिए, इसका बॉक्स हमें पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बॉक्स की बात करें तो क्या बॉक्स बनेगा इसका, इसके नीचे लिखना वैसे बॉक्स को। ठीक है, x और y। अब यहाँ पर क्या है, y का मान कुछ भी रखते हैं, क्या रखें, तो y का मान 7 6 42, 42 में 42 गया 0, तो यानी अगर मैं y का मान 6 रख देता हूँ तो x का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 7 6 42 और 42 में से 42 क्या 0। ठीक है, अगर मैं y का मान क्या रख दूँ, 7 रख दूँ तो क्या हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा। 49 में से 42 का कितना बचा, 7 बचा, तो 7 रखा तो 7 आया। ठीक है, 7 रखा तो 7 आया, यानी इसका तो समीकरण बन गया, मतलब बॉक्स बन गया। इसके बॉक्स की बात करते हैं तो इसके बॉक्स मतलब इसके निर्देशांक देखेंगे क्या क्या आ रहे हैं। अब यहाँ पर हम y का मान कुछ रखते हैं, y का मान क्या रखूँ, तो पहले 0 रख देता हूँ। अगर y का मान 0 रखा तो x का मान कितना होगा, ये तो 0 हो जाएगा, x का मान 6 बचेगा, ये 6 बचेगा। ठीक है, अगर y का मान मैं -2 रख दूँ तो क्या होगा, तो -2 को 3 से गुना करोगे तो -6 आएगा, और -6 + 6 कितना होता है, 0, तो भाई यहाँ 0 आ गया। डन। तो भाई यहाँ पर क्या हो गया, इसका भी बॉक्स बन गया और इसका भी बॉक्स बन गया। अब दोनों को हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ में रखेंगे। चलो भाई ग्राफ की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास है x बराबर में 7y - 42, x बराबर में 7y - में 42, और इसके जो बॉक्सेस हमारे पास बने थे, इसका जो निर्देशांक बना था हमारा वो क्या बना था, 0 6 7 7, 0 6 7 और 7, ये आ गया। दूसरे वाले की बात करें तो ये हमारे पास है x बराबर में 3y + 6, x बराबर में 3y + में 6। इसका ग्राफ जो बनाया था, y का मान 0 रखा तो 6 था, और इसका मान हमने -2 रखा तो ये 0 था, ये था भाई, -2 रखा तो 0 था, ये आ गया। अब इसका हमें बनाना है ग्राफ, तो ग्राफ बना देते हैं भाई, क्या दिक्कत है। ये हमारे पास ग्राफ बन चुका है। ठीक है, अरे फिर से ये हमने इसके ग्राफ बना दिए। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तक चला गया। इसमें 1 2 3 4 5 6 और थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, इसे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अरे ये थोड़ा सा एक ऊपर चला जाएगा जैसे, ठीक है, और ये 7 आ गया। डन। इधर की बात करें तो -1 -2 और -3। इधर की बात करें तो -1 -2 और -3। ये x डैश होता है, ये y डैश होता है, ये x होता है और ये y होता है। यही हमारा था ग्राफ में। ठीक है, चलो भाई देखो, पहले तो आपको इसको मेंटेन रूप से ढंग से बनाना है, उसके बाद जो जो पॉइंट है उसको दिखाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो भाई देखते हैं भाई पॉइंट क्या क्या है हमारे पास। पॉइंट में x 0 और y 6, x पर बढ़ना ही नहीं है, y पर 6 पे चले गए तो ये पॉइंट आ गया। ठीक है, दूसरा x 7 और y 7, x 7 है और y 7 है, मतलब यहाँ पॉइंट आ गया। ठीक है, x से 7 पे चले गए, y से 7 पे चले गए, ये पॉइंट आ गया। तो ये हमने लिखा 7 7 और ये हमने लिखा कितना, 0 और 6। इस दोनों पॉइंटों को मिला देते हैं और ये हमारे पास लाइन आ गई। ये लाइन हमने यहाँ बनाई है ऐसे। ठीक है, ये लाइन हमारी बन गई। अब देखो ये लाइन हमने बनाई है तो इस लाइन पर इसका समीकरण भी लिखना है, तो क्या है, x बराबर में 7y माइनस में 42, ये आ चुका है। डन। चलो भाई ठीक है, अब दूसरे वाले की बात करते हैं। तो दूसरा वाला जो हमारे पास आया उसमें क्या होगा, x 6 y 0, तो x 6 पे गए और y पे गए ही नहीं, तो ये 0 ये आ गया।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, x 0 और y -2, यानी कहाँ जाएगा, ये जाएगा भाई, x पे गए नहीं, y पर नीचे आगे -2, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना है, तो ये हमें दे रखा है 6 और 0, और ये कितना है, तो ये हमारे पास है 0 और -2। इन दोनों पॉइंट को भी मिलाते हैं, ठीक है भाई, मिला देते हैं। ठीक है, इस साइड हो गया, अब इसको बढ़ा देते हैं इस साइड। ये भी, इसकी भी रेखा खींच दिया, उसकी इक्वेशन भी लिख देते हैं, जो क्या है, x बराबर में 3y प्लस में 6, ठीक है, ये आ गया, ये भी समीकरण आ गई। यानी यहाँ पर हमने दोनों समीकरण से रेखाएं खींच दी हैं, ग्राफ बना दिया है और ऐसा कुछ दर्शा रहा है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दोनों हमारे सॉल्यूशन हैं जो कि यहाँ पर इन दोनों की आयु को दर्शा रहे हैं, ठीक है। चलो भाई, मैं इसको इरेज करता हूँ, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्रिकेट टीम में एक कोच ने 3900 रुपये में क्या किया गया है, 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदे हैं, ठीक है। 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीद लिए। चलो भाई ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, हम इसके हल पे आते हैं और यहाँ पर हमने माना, ठीक है, क्या माना है भाई, बल्लों की कुछ कीमत रही होगी, गेंद की कुछ कीमत रहेगी, उसके कीमत को मान लेते हैं, ठीक है। तो माना बल्ले की कीमत बल्ले की कीमत हमने मान लिया है x रुपीज़ x मान लिया, ठीक है। उसके बाद हम मानेंगे भाई बल्ले की कीमत हो गई, अब बॉल जो गेंद था, गेंद की कीमत जो है उसको मानेंगे रुपीज़ y, भाई गेंद की कीमत को y मान लिया और बल्ले की कीमत को x मान लिया, डन। चलो भाई ठीक है। अब उसके बाद कह रहे हैं बाद में इसने किया क्या है भाई, पहले तो हमने मान लिया भाई क्या क्या चीज़ें वो माननी थी, उसके बाद इसकी समीकरण बनानी है। और समीकरण कैसे बनेगा, तो 3900 रुपये में इसने क्या किया है, 3 बल्ले और 6 गेंद खरीद लिए, ठीक है। तो मतलब 3 बल्ले कितने के हैं, x का, और 6 गेंद y है, बराबर में 3900 रुपये, ठीक है ना। 3900 रुपये ये हो गया, ये आ गई पहली समीकरण। दूसरे बाद में क्या कर रहा है, बाद में उसने एक और बल्ला खरीदा है और उसी प्रकार का 2 गेंद खरीद लिया है, मतलब एक बल्ला यानी x और 2 y, बराबर में कितना है, 1300 रुपये, ये आ गया दूसरा, ठीक है, ये चीज़ आ गया। चलो भाई, अब यहाँ पर देखते हैं कि इन दोनों का ग्राफ बनाना है ना भाई। हाँ भाई, बीज गणितीय विधि जो कि हमने दिखा दिया है, उसके बाद ज्यामितीय रूप में, मतलब इसका ग्राफ भी बनाना है, ठीक है। तो भाई ग्राफ भी बनाएंगे, इसका जैसा कहा जाए वैसे बनाएंगे, ठीक है। तो पहले समीकरण को लेते हैं, तो समीकरण एक में, समीकरण 1 ले लिया, इसमें जो कॉमन लेते हैं ना, जो कॉमन लेने पे कट जाए उसको ले लेना चाहिए कॉमन। इसमें देखो कॉमन 3 आ रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ से 3 को कॉमन ले लेंगे, तो बचा क्या, x प्लस में 2y बराबर में 3900। इस 3 को इधर नीचे ले आएंगे तो ये आ रहा है हमारे पास x प्लस में 2y बराबर में 3900 बटे में 3 है, और इससे कटा और ये 1300 आ गया, ये आ गया x प्लस में 2y बराबर में 1300 आ गया। अरे वाह, कुछ तो आया मज़ा। क्या मज़ा आया, ये समीकरण और ये समीकरण सेम हो गई, यानी अब हमें एक ही ग्राफ बनाना पड़ेगा, एक ही लाइन बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलो भाई, यहाँ से पहले इसका बॉक्स निकालते हैं, तो बॉक्स के लिए क्या हो जाएगा, x बराबर में 1300 माइनस में 2y आएगा, ठीक है। अब बोलोगे सर 1300, ग्राफ पे 1300 तक कैसे जाएंगे, तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें 100 का गैप ले लेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएगी। तो बॉक्स में भी हम उसी अनुसार रखेंगे, 1 2 नहीं रखेंगे, हम 100 200 300 रखेंगे, ठीक है। चलो भाई, तो यहाँ पर मैंने इसका बॉक्स बनाया, x और y है, ठीक है। अगर मैं इस y की जगह रख दूं 400 तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 800 हो जाएगा। 600 रख दूं तो 6 दूनी 1200 हो जाएगा ना। तो पहले चलो भाई 400 ही रखते हैं। तो भाई 400 अगर मैंने रखा y का मान, तो 4 दूनी 800 हो गया भाई, 4 दूनी 800, 13 में 100 में से 800 गया, कितना बचा, 500 बचा। तो हम लिख सकते हैं ये 500 आ गया,
ठीक है। उसके बाद मैं क्या लिख दूं, तो इसमें लिख सकते हैं भाई 200 मान लेते हैं। 200 क्यों भाई, और बड़ी चीज़ मानते हैं, 4 की जगह 5 मान ले, 6 मान लेते हैं। ठीक है, तो 600 मान लेते हैं। तो 600 मानते, 1300 में से 600 मतलब 6 दूनी 1200 हुआ। 1300 में से 1200 गया, क्या बचा, 100 बचा। तो हम लिखेंगे यहाँ 100। चलो भाई ये हमारे पास आ गया, इसके अनुसार हम समीकरण बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है x प्लस 2y बराबर में 1300 है। इसका हमने एक बॉक्स बनाया है जिसमें लिखा है x और y, और यहाँ पर आ रखा है कितना कितना, 500 और 400 और 100 और 600, ये आ गया। ठीक है, अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं। अब ग्राफ किस अकॉर्डिंग बनेगा, तो इसमें हम देख पा रहे हैं ये हमने यहाँ लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, क्या इसमें पूरा हो पाएगा 1 2 3 4 5 पे? नहीं, हमें लिखने हैं 100 में चलने गैप। तो इसको क्या करेंगे, ये आ रहा है 100 200 300 400 500 600 और ये 700 तक चला गया। ठीक है, इधर की बात करें तो कितना आएगा, ये 100 200 300 400 500 और 600, ये आ रहा है हमारे पास। ठीक है, और उसके बाद ये आ गया, इस साइड कितना आएगा, तो माइनस में जाएगा। याद रखना गैप हमेशा सेम होना चाहिए। अगर इधर 100 के गैप है तो इधर भी 100 के होंगे, इधर भी 100 के होंगे, इधर भी 100 के होंगे, सब जगह सेम। ऐसा नहीं कि इधर 100 की लाइन लिखी, इधर 1 2 3 4 लिख दिया, नो। ठीक है, दोनों जगह सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, -100 और -200, इधर -100 और -200। अब बोलोगे सर इसके साथ नाइंसाफ़ी क्यों, छोटे छोटे क्यों बना दिए? भाई नेगेटिव में था ही नहीं तो इतना ही बना दिया, बहुत है, लेकिन बनाना ज़रूरी है, ये भी होना ज़रूरी है। ठीक है, तो हमें नेगेटिव में छोटा बना लेंगे लेकिन बना लेंगे। ठीक है, अब ये क्या था, x है हमारे पास, ये है x डैश है, ये y डैश है और ये y है, ये चीज़ आ चुका है। अब इसके अनुसार हम यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ में क्या क्या जाएगा, x 500 और y 400, x पे गए 500 और y पे गए 400, ये आ गया। और x 100 है और y 600, x 100 है और y 600, ये चला गया। ठीक है, 100 और 600 और 500 और 400, ये आ गया। अब इसको हम इसकी लाइन खींच देते हैं। लाइन इसकी खींच देंगे तो क्या लाइन जाएगी इसकी, अरे ये चला गया, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, अब इसकी इक्वेशन हम क्या लिखेंगे, तो ये है x प्लस में 2y बराबर में 1300, ये आ चुका है। x प्लस में 2y बराबर में 1300 और ये इसकी रेखा की लाइन बन गई। ठीक है, ये तो हो गया। इसी में दूसरी इक्वेशन भी साथ में लिख देते हैं क्योंकि उसकी भी तो सेम इक्वेशन है। तो क्या है, 3x प्लस में 6y बराबर में 3900, ये आएगी इसी में 3x प्लस में 6y बराबर में 3900। भाई दोनों समीकरणों की यही इक्वेशन है, इसलिए हमने एक ही बनाई है। ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, मैं इरेज कर देता हूँ इसको। ओके, तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्या चीज़ है, तो यहाँ पर है हमारे पास 2 kg सेब है, 1 kg अंगूर है, का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। ठीक है, यानी भाई किसी दिन की बात है जिसमें 2 kg सेब है और 1 kg अंगूर है, उसका मूल्य कितना है, 160 रुपये था। चलो भाई ठीक है, 1 महीने बाद 4 kg और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। ठीक है, इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। ओके, चलो भाई देखते हैं इसमें क्या होगा, हल की बात करते हैं। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं भाई, माना क्या, सेब का मूल्य, सेब का मूल्य हमने ₹x मान लिया। ठीक है, और उसके बाद क्या चीज था, सेब के बाद अंगूर भी तो था, अंगूर का मूल्य ये हमारे पास आ रहा है, इसको हमने मान लिया है y।
ठीक है, सेब को x माना, अंगूर को y माना, उसके अनुसार हम समीकरण देखते हैं। तो समीकरण क्या है, 2 kg सेब मतलब 2x, ठीक है, और 1 kg अंगूर मतलब 1y बराबर में 160 रुपये। ठीक है, ये जो प्राइस है वो पर केजी है, याद रखना 1 kg का प्राइस है। ठीक है, हिसाब से लिया, तो हमने वही 2 kg के लिए 2x किया, 1 kg के लिए 1y लिखा, बराबर में 160 रुपये। उसके बाद का है 1 महीने बाद की बात है, तो 4 kg और 2 kg अंगूर बराबर में आ रहा है 300 रुपये। ये 2 इक्वेशन आ गई और इन दोनों इक्वेशन का हमें बनाना है ग्राफ। ठीक है, तो चलो भाई पहले समीकरण को लेते हैं। तो पहले समीकरण को लेंगे, समीकरण 1 में भाई पहला समीकरण ले लिया, और पहले समीकरण में से हम यहाँ निकालेंगे, देखो y को यहीं रहने देते हैं, x को भेज देते हैं। तो y हमने यहीं रखा, x का मान 160 माइनस में 2x लिख दिया। ठीक है, इसका हमने यहाँ पर बॉक्स बनाया। ठीक है, x का मान कुछ भी रखते हैं, लेकिन 160 बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हम 10-20 के टर्म्स में रखेंगे। तो क्या रख दूँ मैं इसमें, अगर मैं इसमें रख दूँ भाई 50, x का मान रखा मैंने 50, तो 50 दूनी 100 होगा, 160 में से 100 गया, कितना बचा, तो बचा हमारे पास 60। ठीक है, अगर मैं इसमें रख दूँ भाई 60 रख दूँ इसमें, तो 60 अगर यहाँ पर x का मान रखते हैं तो 60 दूनी 120 हो जाएगा, इसमें से घटा तो 40 बचेगा। यानी पहले समीकरण थी उसका हमने बॉक्स बना दिया। ठीक है, उसके निर्देशांक दिखा दिए। सेकंड वाले की बात करते हैं, तो यहाँ पर कुछ कट रहा है, तो सेकंड वाले की बात करते हैं। समीकरण 2 में तो हम यहाँ देख पा रहे हैं 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 2 कॉमन, तो हमने यहाँ पर 2 लिया, तो ये आ गया x प्लस में x नहीं 2x है, 2x प्लस में y बराबर में 300 आ गया। अब 2 जाके उधर भाग में आ जाएगा, तो यानी हम कह सकते हैं 2x प्लस में y बराबर में 300 बटे में 2 आएगा, और 2 से कट गया 150 आ गया। तो यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर y का मान मैं निकालना चाहूँ तो क्या आएगा, 150 माइनस में 2x आएगा। भाई 2x उठा के उधर भेज दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने इसका बॉक्स बनाया, तो क्या आ रहा है, xy। अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ 60, अगर यहाँ पर रखता हूँ x की जगह 60 रखता हूँ या 50 रखता हूँ, तो 50 रखेंगे, तो 50 दूनी 100, 150 में से 100 गया, कितना बचा, तो 50 ही बचा। अगर यहाँ रखता हूँ मैं 60, x का मान 60 रखते हैं, तो ये कितना आएगा, 6 दूनी 12, 120 होगा, 150 में से 120 गया, कितना बचा, 30 बचा। ठीक है, ये 2 बॉक्सेज आ गए, इनका हम ग्राफ बना देते हैं। ठीक है भाई, देखते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन थी क्या थी, 2x प्लस में y बराबर में 160, 2x 2x प्लस y बराबर में 160 है। ठीक है, इसका हमने बॉक्स बनाया, x और y लिख दिया। ठीक है, x और y आ गया। अब इसके अंदर भाई पहला वाला जो था उसमें क्या रखा है हमारे पास, भाई इससे ही तो बना था, पहले वाले से तो ये बना था। ठीक है, तो हम कहते हैं 50 60 और 60 40, 50 60 और 60 और 40 है। ठीक है, अब दूसरे समीकरण की बात करें तो 4x 2y, ये था 50 60 60 40। ठीक है, 4x 2y बराबर में 300, 2y बराबर में 300, इसका हमने यहाँ बॉक्स बनाया, तो x और y आ गया। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं भाई x का मान कितना है, 50 50 और 60 30, मतलब वही बॉक्स में है, 50 50 और 60 और 30 आ गया। ठीक है भाई, ये 2 चीज़ें कंप्लीट हो गई, डन। अब हम बनाएंगे इसका ग्राफ। अब ग्राफ में, अरे हाँ, ग्राफ में आते हैं। यहाँ पे फिर से माइनस चीज़ें नहीं है, तो माइनस वाली को हम छोटा लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, डन। अरे ये आ गया। यहाँ पर क्या होगा, देखो इसमें क्या है, 50 60 की फॉर्म में सारा चल रहा है, यानी 10 20 लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ गया 10, ये आ गया 20, ये आ गया 30 40 50 60 70 और ये 80 तक जा रखा है। यहाँ की बात करें तो 10 20 30 40 50
60 70, इधर आएगा -10 और ये -20, इधर आएगा -10 और -20। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। इसमें हम लिखेंगे ये आ रहा है हमारे पास y और ये आ रहा है y डैश, ये आ रहा है x डैश और ये x आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं भाई, जो वैल्यूज उसको रखते जाते हैं। x 50 y 60, यानी हम कहेंगे x 50 और y 60, बिंदु यहाँ पर आ गया। ठीक है, x 60 और y 40 यहाँ आ गया। ये क्या था, 50 और 60 था। ठीक है, और ये है x 60 और 40, ये चीज़ आ गया हमारे पास। अब दोनों को हम मिला देते हैं। तो भाई मिलाएंगे, कैसे मिलेगा ये, इन दोनों रेखाओं को ये मिला दिया। ठीक है भाई, डन। ये आ गया। अब यहाँ पर देख सकते 2x + y बराबर में ये आ रहा है आपके पास 2x प्लस में y बराबर में 160। ये आगे इस समीकरण का नाम लिख दिया। ठीक है, इस समीकरण का नाम इस रेखा पे लिख दिया। चलो भाई ठीक है, अब सेकंड वाले की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, तो x 50 y 50, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, x 50 और y 50 कहाँ आ रहा है, ये बिंदु आएगा। ठीक है भाई, दूसरा क्या है, x 60 और y 30, x 60 और y 30, 30 कहाँ है, ये रहा, 30 ये नहीं है, ये आ गया। ठीक है, ये आ गया 60 और 30, और ये आ गया 50 और 50। ठीक है भाई, ये आ गया, डन। अब इन दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे, मिला देते हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं भाई इन दोनों पॉइंट को, ये हमारी रेखा कुछ इस तरीके से जा रही है। और इसमें भी हम लिख सकते हैं क्या चीज़, ये एरो इधर आ गया और ये एरो इधर आ गया, ये आ गया। और दूसरी समीकरण क्या है, तो ये हमारी देखो, इसको मिटा देते हैं क्योंकि इसको उस साइड लिख देते हैं, क्योंकि अब ये ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, ओवरलैप कर रहा है, इसका मतलब इसको मिटा सकते हैं, फिर कन्फ्यूज़न हो जाएगी ना कि कौन सा वाला किसका था, और कन्फ्यूज़न वाले नाम हमारे यहाँ पास नहीं होना चाहिए। x प्लस में y बराबर में 160। ठीक है, और नीचे वाला क्या है, ये आ गया आपके पास 4x प्लस में 2y बराबर में 300। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ पर हमने दोनों समीकरणों को दोनों रेखाओं पर रख दिया है। ओके, चलो भाई ठीक है, इसको नोट कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूँ और साथ में इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। ओके, और यहाँ पर इसी क्वेश्चन के साथ ये प्रश्नावली भी हो जाती है समाप्त, यानी हमने 3.1 प्रश्नावली भी खत्म कर ली। तो आज हमने क्या पढ़ा है, तो आज हमने पढ़ा है कि भाई ग्राफ कैसे बनाया जाता है, इस पर हमने देखा है। ठीक है, और साथ साथ में सबसे पहले हमने देखा कि इस चैप्टर का जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है उसका मतलब क्या है, उसको हमने सही ढंग से जाना है। ठीक है, चलो भाई अब हम आते हैं इसके अगले वाले में। ओके, तो नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ मैग्नेट ब्रेन के बारे में। तो मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12 क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और आप लोगों की सुविधाओं के लिए मैग्नेट ब्रेन ने लॉन्च किया है मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट, जो कि है www.magnetbrains.com। और इसी चीज़ को सेम आपके मोबाइल्स के लिए भी बनाया गया है, यानी आपके ऐप, एंड्रॉयड ऐप भी आपके मोबाइल के अंदर अवेलेबल है, तो वो भी आप डाउनलोड करके ये चीज़ें देख सकते हो। अब बोलोगे सर इसका फ़ायदा क्या है, तो इसका बहुत फ़ायदा है। क्या है इसका फ़ायदा, ये है कि यहाँ पर आपको मिलने वाला है वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो बिल्कुल अरेंज्ड फॉर्म में, सिस्टमैटिक तरीके से, यानी आपको कहीं भी कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ यहाँ पर बिल्कुल अरेंज मिलने वाली है। और वो कैसे, तो यहाँ देखिए, इसमें आपके अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं। मैंने इंग्लिश मीडियम अलग है, हिंदी मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, NTSC, ओलंपियाड, यूपी बोर्ड, सबके सेक्शन अलग है। कोई भी किसी चीज़ में लाइक करता है वो यहाँ पर आकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकता है। ओके, जैसे कि आप लोग हिंदी मीडियम में, तो आप हिंदी मीडियम पे क्लिक कीजिएगा, 10वीं कक्षा में है तो 10वीं कक्षा पर क्लिक कीजिएगा, और इस पर क्लिक करते ही आप देखोगे यहाँ पर 10वीं कक्षा के सभी टीचर्स आपके सामने मौजूद हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको किसी भी विषय में कोई भी प्रॉब्लम होती है, किसी भी टॉपिक में, आपको क्या करना है,
उन सब्जेक्ट के सामने नीचे वॉच नाउ लिखा है, उस वॉच नाउ पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे कि मान लो आपको गणित में कोई दिक्कत होती है, ठीक है, तो आप यहाँ आइए मेरे सामने और वॉच नाउ पे क्लिक कीजिएगा। वॉच नाउ पे क्लिक करते ही ऐसा कुछ इंटरफेस आपके सामने दिखेगा, जिसमें आप देखेंगे भाई यहाँ पर जो जो विषय हमने कंप्लीट कराए हैं वो है यहाँ पे, ये आ गया, और ये भी बहुत से चैप्टर्स हमने कंप्लीट करा रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको किसी भी चैप्टर में कोई भी दिक्कत होती है, मान लो किसी के कंसेप्ट वीडियो में दिक्कत होती है, मान लो कोई टेस्ट वगैरह आपका आ रहा है, आपको वो चैप्टर रिवाइज हो जाता तो मज़ा आ जाता। ठीक है, तो वो चीज़ें भी आपकी वन शॉट वीडियोज़ भी मिल जाएगी। तो यानी ऐसे बहुत सी चीज़ें आपको यहाँ पर अवेलेबल है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आइए, हर चीज़ें बिल्कुल अरेंज फॉर्म में मिलने वाली हैं और बिल्कुल मुफ्त। ठीक है, कोई इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं पे करना पड़ेगा, हर चीज़ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। ठीक है, चलो भाई, जैसे ही आप इसके अंदर आओगे, किसी वीडियो पर क्लिक करोगे, क्लिक करते के साथ ऐसे वीडियो प्ले हो जाएगी और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आराम से आप इसको प्ले करके देख सकते हो। ठीक है, चलो भाई ठीक है। बाकी इसके बाद आप लोगों को पता है मैग्नेट ब्रेन ने हिंदी मीडियम में भी कोर्सेज को लॉन्च कर रखा है, जो कि आपका 6ठी से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ठीक है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो इसका फ़ायदा आप तो उठा ही रहे हैं, साथ ही साथ आप अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में और कोई भी जान पहचान में जो 6ठी से 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं उनको ये चीज़ें सजेस्ट कर सकते हो, जिससे उनका भी फ़ायदा हो। भाई आपका फ़ायदा हो रहा है, उनका भी फ़ायदा हो, तो भाई बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, चलो भाई, इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो आप करते रहिए। ओके बाय, थैंक यू।